कूटनीतिक छल और वार्ता का जाल, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलाई जा रही हैं। और यही देखिए अमेरिका जिस चतुराई के लिए जाना जाता है वो कैसे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ सारी चीजें करता है दुनिया भर में, ताकि वो अपने आप को मसीहा भी दिखा सके और वो काम भी करता रहे जो शैतान करते हैं। जरा देखिए ये यहां कूटनीतिक वार्ता का जाल और अमेरिका का ये छल भी देखिए। अमेरिका का ईरान को एक नया प्रस्ताव आ गया है। ट्रंप को ईरान से जल्द जवाब का इंतजार है। ईरान अमेरिकी प्रस्ताव के एक एक पॉइंट पर अच्छे से विमर्श कर रहा है। ईरान पाकिस्तान के माध्यम से नए फॉर्मेट में बातचीत की कोशिश कर रहा है। ईरान का आरोप है कि यूनाइटेड स्टेट्स बातचीत के बहाने बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। तो ईरान, अब यही बात बार बार कही जाती है प्रोफेसर राजन की कोई भी बातचीत तब छोटे से मुद्दे पर हो या बड़े से मुद्दे पर तब कामयाब हो सकती है जब कम से कम बेयर मिनिमम ट्रस्ट लेवल तो हो, और यहां वो ट्रस्ट का धरातल ही गायब है जिस पर बातचीत कामयाब होती है। जी बिल्कुल। देखिए, ईरान के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ईरान को लगता है कि ये इजराइल और अमेरिका मिलके पूरी तैयारी कर रहे हैं फिर से अटैक करने का। तो जो बेसिक ट्रस्ट होना चाहिए जिसके आधार पे कोई भी बातचीत की शुरुआत होती है, उसकी पूरी कमी है। और ईरान अभी ईरान को लगता है कि ईरान के पास एडवांटेजेस हैं, उसके पास वेपन्स हैं, यानी कि हॉर्मुज के माध्यम से एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से पूरी तरह से दबाव बना सकता है। और अगर हॉर्मुज भी खुल गया तो फिर वो पड़ोसी देश जो एलाइज हैं अमेरिका के, जो उनको सहयोग करते हैं, यूएई इत्यादि, तो उन पे हमले कर सकता है। तो इस कारण से ईरान को लगता है कि उनकी बढ़त है। ईरान को यह भी लगता है, देखिए, कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के रेजिम को चेंज करना, जबकि ईरान का ऑब्जेक्टिव है अगर युद्ध में वो सर्वाइव कर जाता है तो वह उसकी जीत मानी जाएगी। अमेरिका की जीत के लिए बहुत सारे उनको वहां पे परिवर्तन करने पड़ेंगे और काफी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ईरान को लगता है कि अगर वॉर में 2-3 महीने तक वो सर्वाइव कर गया तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अमेरिका इसको लंबे समय तक नहीं खींच सकता है। तो इसलिए अमेरिका का जीतना बिल्कुल असंभव है। और जिस इशू पे बातचीत चल रही है उसका होना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर इशू पे आप जो पहले बोल रहे थे दिनेश, कि क्या तीसरी कंट्री को देने के लिए तैयार होगा, नहीं तैयार होगा ईरान। क्या ईरान न्यूक्लियर इशू पे एग्रीमेंट अमेरिका से करेगा, क्या पूरी तरह से बंद करेगा, नहीं करेगा ईरान, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका की मजबूरी है, युद्ध से निकलना चाहता है और न्यूक्लियर इशू पे वो कॉम्प्रोमाइज अभी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि अगर ट्रस्ट होता दोनों देशों के बीच में तो शायद कुछ समय के लिए ईरान एनरिचमेंट के लिए रोकने के लिए तैयार हो जाता है, 4 साल 5 साल के लिए। मुझे लगता है कि वह भी स्थिति नहीं है और ईरान उस पर कोई भी समझौता करने के लिए। हाँ, यह जरूर है कि हॉर्मुज को खोल सकता है ईरान, अगर ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिए जाए। तो मुझे लगता है एग्रीमेंट वहीं पे चल रहा है कि 1 महीने या 2 महीने के लिए युद्ध को पूरी तरह से सीज फायर को बढ़ाया जाए और उस दरमियान बातचीत की तैयारी की जाए। ये सीज फायर बढ़ाकर बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाया जाए, कहीं शायद वो ट्रस्ट वाली फ्लिकरिंग भी नजर आ जाए जिसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव तो हर दिन दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या है, फिर से एक बार लग रहा है कि वहां चीजें तनाव के चरम की तरफ जा रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में आमने सामने है ईरान और अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में कई जगहों पर से फायरिंग की वजह से हड़कंप है। ओमान सागर की तरफ बढ़ रहे जहाजों पर फायरिंग हुई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से जो इनपुट मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां फायरिंग लगातार चल रही है। क्या बहुत सारी फायरिंग की खबरें दोनों तरफ से एक्नॉलेज आशीष नहीं की जा रही होंगी, ताकि ये बातचीत वाली बातें भी जो की जा रही हैं वो उनको भी कम से कम लोग एकदम से छलावा ना समझ लें? बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक भारतीय की भी जान गई है। इसी एरिया में एक धाव जिसे एक बड़ी बोट कहते हैं लकड़ी वाली, उसमें आग लग गई। लगभग 17-18 लोग थे और एक उसमें से भारतीय नागरिक मारा गया। कहा जा रहा है कि वो जनरल कार्गो था, उसका इस ऑयल वाले जो शैडो फ्लीट है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह के जो फायरिंग है वो बिल्कुल दोनों साइड से वार्निंग के तौर पर आप कहिए या फिर एक एरिया डोमिनेंस करने के लिए कहिए कि हम यहाँ के चौकीदार हैं। अगले वाले गेट पे कह रहा है कि नहीं हम चौकीदार हैं। फिर अमेरिका बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लेके बोल रहा है कि हम पूरे एरिया के चौकीदार हैं। लेकिन ये प्रेजेंस को अपने जताने की, दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है और ये इसीलिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि एकाक कोई गलत फायरिंग, एकाक कोई गलत अंदाज़ा और ये फिर से हॉर्मुज पे आग लग जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा बारूद वहाँ पर जमा हो गया है, तो फिर बारूद जमा हो गया ये बड़ी वजह नहीं होगी, कोई एक चिंगारी उस बड़े बारूद में बहुत बड़ा कांड कर देगी। और इसीलिए या इस तरह का जब सिचुएशन होता है ना, फेस टू फेस, आई बॉल टू आई बॉल मैरीटाइम डोमेन में, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या टॉप लीडरशिप से क्लियर इंस्ट्रक्शंस या फ्यूचर प्लान नहीं आते, ये बहुत ही डायनामिक और सेंसिटिव सिचुएशन बना रहेगा। तो यहाँ ये बारूद के ढेर पर हॉर्मुज बैठा हुआ है और चिंगारियां भी उड़ ही रही हैं आसपास।
बारूद के ढेर में कौन सी गिर जाएगी, कब गिर जाएगी, नोबडी नोज। ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका की फायरिंग देखिए। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से जहाजों पर फायरिंग। अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश के दौरान हमला। ये यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिशें चल रही थी, उस दौरान यह हमला हुआ है। ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका की फायरिंग हुई है। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से जहाजों पर फायरिंग की गई है। नाकाबंदी तोड़ने की, जो ईरान की तरफ से ब्लॉकेट किया गया है, उसको तोड़ने की कोशिश के दौरान यह हमला हुआ है। यूएस सेंटकॉम की तरफ से यह दावा किया गया है। श्रीवास्तव सर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है दिनेश, अगर आप नेवल ब्लॉकेट को जारी रखते हैं तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर है। ये सब जानते हैं, यूएस में भी सारे लोग जानते हैं और वर्ल्ड वॉर पीपल अंडरस्टैंड। नेवल ब्लॉकेट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर। तो जो 60 डेज की वो चीज, तो वो जो कहते हैं कि हमने टर्मिनेट कर दिया वॉर, वो बात लागू नहीं होती है, ये ट्रंप को पता है। अब जहां तक हॉर्मुज का सवाल है, हॉर्मुज को खुलवाना बिना पीस डील के ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कि उन्होंने एस्कॉर्ट शिप्स की बात की थी और कहा था हम सारे शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे। कोई एस्कॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमला करना बहुत आसान है। जो इस तरह के कार्गो शिप्स हैं या जो ऑयल टैंकर्स हैं, इन पर हमला करना बहुत आसान होगा। सी माइंस हैं और बहुत स्पीड बोट्स हैं, फास्ट बोट्स हैं, अंडर वाटर बोट्स हैं, तो ये बहुत आसान होगा IRGC के लिए। और IRGC इसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि ये हॉर्मुज के उस सकरे रास्ते पर आएँ और हम इनको अटैक करें, इसीलिए कोई जा नहीं रहा है। इसमें शांति वार्ता के अलावा या कोई आप पीस डील के अलावा कुछ नहीं है। मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है कि नेशंस डोंट डू डील, रियल स्टेट पीपल डू डील, नेशंस डू डिप्लोमेसी। देयर इज अ डिफरेंस इन डिप्लोमेसी। अब यहाँ वर्ड डिप्लोमेसी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और जो 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 ट्रेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जिनका काडर होता है, जैसे हमारे यहाँ जो IFS ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस नवाचार ऑफिसर्स, अमेरिका में होने शुरू हो गए। तो आप उन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट का नाम ही नाम ही बदल दिया, डिफेंस डिपार्टमेंट का। उन्होंने उसको वॉर डिपार्टमेंट घोषित कर दिया। तो अब आप कुछ दिनों में डिप्लोमेसी की जगह उसको, ये वहां के डील मेकर हैं, ये वहां के डिप्लोमेट नहीं है, ये आप सुना करेंगे डेजिग्नेशन। वो एक समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज जब तक डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे, जो ट्रेन डिप्लोमेट्स हैं, जैसे JCPO बना था, उसमें 2 साल लगे थे उसकी वर्डिंग्स को करेक्ट करने में, टू एंड फ्रो करने में। अब ट्रंप के सामने चुनौती है कि उनको JCPO से ज्यादा एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा जो उससे बेहतर लगे। तो JCPO को काफी लोगों ने सपोर्ट किया था, काफी देशों ने सपोर्ट किया था। उसके अंदर एक प्रक्रिया थी, एक तरीका था कि ये डीन्यूक्लियराइज कैसे करेंगे ईरान को। ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने वाले मुद्दे पे दिनेश, मैं आपको बता दूं, सारे के सारे देश साथ में हैं, इंक्लूडिंग साउथ एशियन कंट्रीज, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज। ऑल कंट्रीज आर विद अमेरिका ऑन दिस एस्पेक्ट। लेकिन डीन्यूक्लियराइज करने का तरीका, द मेथड टू डीन्यूक्लियराइज, उसके साथ लोग नहीं हैं। ठीक है।